नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां इजराइल को रोकेगा गठबंधन। लेबनान से सीरिया तक कब्जा प्लान है क्या? बड़ी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और एक्सपर्ट्स के साथ होगी इस पर चर्चा। जहां जानिए हिजबुल्लाह के इजराइल पर 50 रॉकेट अटैक को लेकर खबर बड़ी है। अब से कुछ देर पहले इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह बड़ा हमला हुआ है और हिजबुल्लाह की नॉन स्टॉप हमले का अब क्या जवाब देगा इजराइल, जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर एर्दोआन की वार्निंग को लेकर है। इस्लामी देशों के गठबंधन से इजराइल हारेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने खासतौर से 2 देशों को इजराइल से संभल कर रहने की हिदायत दी है और युद्ध को नया मोड़ दे रहे इस खबर की पूरी डिटेल और एनालिसिस अब से थोड़ी देर बाद। वहीं आपको बता दें, ईरान को ज़ेलेंस्की की वार्निंग को लेकर भी आज खबर है। टेंशन में अमेरिका है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें रूस पहुंच गई हैं और खबरों के मुताबिक इन मिसाइलों से रूस कभी भी बड़े हमले को दे सकता है अंजाम। वहीं चौथी बड़ी खबर रूस चीन से वर्ल्ड ऑर्डर पर सबसे बड़े खतरे को लेकर है। न्यूक्लियर विध्वंस के साथ क्या बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? चौंकाने वाली खबर और डिटेल एनालिसिस अब से थोड़ी ही देर बाद। लेकिन शुरुआत बड़ी ब्रेकिंग्स के साथ, जहां कुर्स्क में हाइमार्स से विनाशक हमले की यह तस्वीर देखिए। सेम नदी पर रूसी ब्रिज पर कैसे हमले को दिया गया अंजाम, तस्वीर। पॉन्टून ब्रिज तबाह कर रूसी सेना के रास्ते को रोका गया है। तो रूसी ब्रिज को कैसे तबाह किया गया, तस्वीर आपके सामने है। यहां देखिए, सेम नदी पर बने रूसी ब्रिज को कुर्स्क में हाइमार्स से विनाशक हमले के बाद नष्ट कर दिया गया। अब डोनेट्स्क में रेलवे ब्रिज पर हमले को लेकर भी तस्वीर देखिए। रूस ने KH-3 मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी सेना के वेपन सप्लाई को यहां रोका गया। और यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के बंकर्स में तबाही की भी तस्वीरें आई हैं सामने, जहां वर्ल्डर में यूक्रेनी वेपन स्टोर को निशाना बनाया गया है और बंकर में छिपा कर रखे गए थे हथियार। तीन खबरें एक साथ आपके सामने, जिन को देखते हुए समझा जाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से अभी तक सप्लाई रूट्स को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस ब्रिज को तबाह करते हुए रूसी सेना के इस पूरे रूट को कट करने की कोशिश की गई है। और ये कुर्स्क में हाइमार्स से विनाशक हमले की तस्वीर आपके सामने है। वहीं मिसाइल से हुए अटैक की, रूस ने किस तरीके से मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया और यूक्रेनी सेना के वेपन सप्लाई को रोकने की कोशिश की, वही तस्वीर आपके सामने। और यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के बंकर्स को कैसे तबाह किया गया, बंकर्स में कैसे तबाही मचाई गई। वर्ल्डहर में यूक्रेनी वेपन स्टोर था ये, जिसे निशाना बनाया गया है। आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त है हमारे साथ, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बख्शी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सवाल यही कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से स्टोरेज की जगहों को टारगेट किया जा रहा था, अब एक बार फिर से सप्लाई रूट को टारगेट करने की ये 3 तस्वीरें सामने। देखिए, सेम नदी के ऊपर जो 3 मेन ब्रिज थे वो तो यूक्रेन पहले ही अपने हाइमार्स से तबाह कर चुका है। उसके पश्चात जो रूस ने अपने लोगों को सप्लाई देने के लिए बहुत सारे पॉन्टून ब्रिज लगाए थे, 10 से 12 की गिनती की जा रही है। और अब यूक्रेन जो है उनको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सेम नदी के पार कोई 3000 से ज़्यादा रूस ने अपनी फौजें भेज दी हैं। और जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी यूक्रेन नदी के साउथ हैं, जो सेम नदी के साउथ हैं, यूक्रेन उन्हें घेर कर सरेंडर करने पे मजबूर करेगा, वो सब कहानी रह गई है। आपने ये जो हाइमार्स का स्ट्राइक है, इसमें तो डेफिनेटली क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए गए दिख रहे हैं। जो यूक्रेन के ऊपर वार कर रहा है रूस लगातार, वो अपने मिसाइल से वार कर रहा है। याद रहे, ये जो मिसाइल्स हैं ये काफ़ी बड़ा वॉरहेड ले जाते हैं, डिपेंडिंग कौन सा मिसाइल है। ये आपका इस्कंदर मिसाइल है, कालबीर मिसाइल है,
तो ये तो तकरीबन 500 किलोग्राम के भी वॉरहेड इनके हैं, जो कि ड्रोन्स के वॉरहेड से बड़े हैं। और इससे वो लगातार ईस्ट में प्रेशर बनाए हुए हैं। वहां पे रूस डेफिनेटली बढ़त हासिल कर रहा है। जो कुर्स की जो पेनिट्रेशन थी, जो इनकर्शन थी, उसको तकरीबन रूस ने चारों तरफ से घेर के लिमिट कर लिया है। अब वो ताबड़तोड़ वहां पे जो यूक्रेन की फौजें हैं उनके ऊपर फैब 1500, फैब 3000 इत्यादि बॉम्बों से, अपने ड्रोन से भारी हमला कर रहा है। और किस तरीके से किन लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है सर? एक और खबर है, I'll get back to you बख्शी सर, क्योंकि अब खबर है नीपर में रूसी ड्रोन यूनिट के अटैक को लेकर और यूक्रेनी सेना के मोर्टार को तबाह किया गया है। मोर्टार लॉन्च पैड भी हमले में कैसे नष्ट हुआ, उसकी तस्वीरें देखिए। और अवदिव्का में भी रूसी टैंक की भयंकर शेलिंग को लेकर खबर है। T-80 टैंक से यहां यूक्रेनी डगआउट्स पर गोलीबारी की गई है और यूक्रेन के वेपन स्टोर को टारगेट किया गया। कैसे निशाना बनाया, देखिए। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए एक बार फिर से ये साफ हुआ कि कैसे वेपन स्टोर को टारगेट किया जा रहा है। और ये T-80 टैंक से यूक्रेनी डगआउट्स पर गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने है। अवदिव्का में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया आपने देखा। वहीं नीपर में रूसी ड्रोन यूनिट के अटैक की ये तस्वीर, जहां यूक्रेनी सेना के मोर्टार को तबाह किया गया। और ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर अभी भी हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट, बड़ी खबर है सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना पर अटैक को लेकर और इजरायली टैंक को कैसे तबाह किया गया, तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें हमास ने मोर्टार और ग्रेनेड अटैक किया है, ये देखिए तस्वीर। और राफा में इजरायल के बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी आज खबर आई है। आपको बता दें तेल सुल्तान इलाके में आमने सामने की जंग को लेकर खबर है। नहाल ब्रिगेड ने यहां हमास के ठिकानों पर छापेमारी की है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने इस वॉर फ्रंट पर सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के अटैक को लेकर आ रही तस्वीर, जहां आमने सामने की जंग हो रही है। और तेल सुल्तान इलाके की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि एक और तस्वीर आपके सामने है, सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना पर अटैक हुआ है और इजरायली सेना पर हुए इस अटैक के बाद ये साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से इजरायली टैंक को तबाह कर दिया गया है। बहल सर, हम इस बात का जिक्र कुछ दिन पहले भी कर रहे थे, कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब सीधे ग्राउंड पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, क्योंकि राफा में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स करते हुए तमाम बंकर्स को टारगेट किया गया, हकीकत यही है कि उन्हीं खंडर में तब्दील इमारतों के बीच रहते हुए भी हमास के लड़ाके हमलों को अंजाम देते रहे हैं। अब आमने सामने की जंग की नौबत भी इसीलिए। सुरभि जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है अभी तक। सबसे पहले ये कहूंगा, जो हमास की अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है 400 मील यानी कि 600 किलोमीटर से भी ज्यादा एक्सटेंसिव है। तो उसके अंदर अगर कई महीने, देखो 11 महीने हो गए हैं युद्ध के, और इजरायली फोर्सेस को गाजा में एंटर किए हुए भी 11 महीने हो चुके हैं। यानी कि वो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी एरियाज में अलग अलग जगहों पे कंसंट्रेशन में है, लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सोच है हमास की, वो सोच है वो खाली हमास फाइटर्स तक नहीं लिमिट करती, और जो एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और तीसरी बात जो है, अगर ये बातचीत चल रही है कि पीस डील से पहले हमास को खत्म करना है, तो हमास को कैसे खत्म करेंगे जब 11 महीने तक नहीं खत्म कर पाए, अगले 5 साल तक भी नहीं वो खत्म कर पाएंगे, तो क्या वहां पे युद्ध चलता रहेगा? और अगर इतनी छोटी सी स्ट्रिप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उनको फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की भी जरूरत है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए पीस डील के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो सोच है इजरायली लीडर्स की वो गलत है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आ जाता है, इसका मतलब है कि हमास का जो सपोर्ट उनके पॉपुलेशन के अंदर है वो भी बहुत अच्छा है।
तो हमास को टारगेट करने के लिए सोच को टारगेट करना पड़ेगा और पीस डील की तरफ मूव करना पड़ेगा। राइट सर, अंडरस्टूड। लेकिन इस बीच आगे इस बारे में और खबरें भी होंगी और चर्चा करूंगी उसी आधार पर, क्योंकि यहां जिस तरीके से बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देने की इजराइल कोशिश कर रहा है, उसमें लेबनान को भी पूरी तरह से कैप्चर करने को लेकर दावे की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भीषण हादसे की तस्वीर देखिए। ट्रेन की टक्कर से टुकड़े टुकड़े हुए ट्रक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान बाल बाल बची। ये देखिए खौफनाक तस्वीर। गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से इस ट्रक ने पार करने की कोशिश की, ट्रेन की जोरदार टक्कर से ट्रक टुकड़े टुकड़े हो गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। और अब वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक पलटवार को लेकर खबर। आपको बता दें, अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने बड़े हमले को दिया है अंजाम और मोटरार अटैक में इजरायली टैंक को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। जेएनएन में कई जगहों पर आईडीएफ पर गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर है। धमाकों में आईडीएफ के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने का भी किया जा रहा है दावा। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अब फिलहाल हमलों को दिया जा रहा है अंजाम, और ये जेएनएन में कई जगहों पर आईडीएफ पर गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर आ रही है। हकीकत यह है कि अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने यहां बड़े हमले को अंजाम दिया है और ये वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक पलटवार है। मोटरार अटैक में इजरायली टैंक को कर दिया गया तबाह। धमाकों में आईडीएफ की कई आर्मर्ड व्हीकल्स नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, वेस्ट बैंक में ही बड़े आतंकी हमले को लेकर भी खबर सामने आई है। एलेम्बिक क्रॉसिंग में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इसी आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, जो कि कई जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि वेस्ट बैंक पुलिस की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि हमलावर भी मारा गया है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर हमलों को दिया गया अंजाम, और ये एक आतंकी हमले की तस्वीर आपने देखी, जहां वेस्ट बैंक पुलिस दावा कर रही है कि हमलावर भी मारा गया है। वहीं मोटरार अटैक में इजरायली टैंक को कैसे टारगेट किया गया। जेएनएन में अलग अलग जगहों पर गुरिल्ला अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है, और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जहां आईडीएफ के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को भी नष्ट कर दिया गया है। प्रोफेसर अमिताभ, टू व्हाट एक्सटेंट विल इट गो? जो बात बहल सर ने कही थी, अगर आप एक छोटी सी स्ट्रिप को, कई किलोमीटर की एक स्ट्रिप पर भी पिछले 11 महीने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हालात को पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं कर पाए हैं। हमास के खात्मे का दावा तो किया जाता था, उस सोच का खात्मा कैसे होगा? देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि हमास को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव बहल साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया, वो था, वो अब अनअचीवेबल होता जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी है कि वॉर अभी भी चालू है और अभी भी हॉस्टेजेस को लेके जो सिचुएशन बनी हुई है वो ईज अप होता नहीं दिख रहा है। तो आगे की संभावना यही है कि और नेतन्याहू इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि नेतन्याहू के रहते कोई भी पीस डील संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एग्रेसिव पोस्चरिंग ली है। हॉस्टेजेस को रिलीज करने के वो पक्ष में नहीं है। उन पर दबाव जो है कंजर्वेटिव विद इन इजरायली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, और वो जानते हैं कि जिस दिन वो पीस डील कर लेंगे उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर इतने दिनों तक युद्ध चलता रहा है तो कहीं पीस डील की बात क्यों नहीं होती? इसका ये भी कारण है कि नेतन्याहू का जो नेतृत्व है वहां पर, ये इस वॉर को एस्केलेट करना चाहता है, और ये एस्केलेट करने में काफी हद तक संभव भी हो पाए थे ईरान में इस्माइल हानिया को मारकर। लेकिन अब जो इनके समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब कोई काउंटर अटैक नहीं हो रहा है। ईरान को, सब लोग को लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि 10 दिन 15 दिन के अंदर अटैक करेगा या कुछ ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट करेगा अपने प्रॉक्सी से, वो भी मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए। तो अब क्या, अब सिवाय इसके कि वो जो उनकी टॉप लीडरशिप जो बच गई है हमास के, खासकर याह्या सिनवार, उसको पकड़े और सारा फोकस उसी पे लगा है। ये घटनाएं रोज होंगी अगर ये लोग ये रियलाइज नहीं कर ले कि अब एक पीस डील करना है, और पीस डील जितनी जल्दी हो जाए उतना ही इजराइल के बट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि नेतन्याहू खुद हालात को और ज्यादा इग्नाइट करते आ रहे हैं। ऐसे में वेस्ट बैंक पर ज्यादा फोकस क्यों? जीडी बख्शी सर, सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के इजराइल पर बड़े हमले को लेकर खबर आई है, जहां गलीली में हिजबुल्लाह का ड्रोन से अटैक हुआ है और इजरायली बेस पर 2 सुसाइड ड्रोन्स गिरे हैं। इजरायली सैन्य बेस में धमाके की ये तस्वीर।
और इजराइल पर घातक रॉकेट अटैक को लेकर भी आज एक खबर आई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और गलीली किरियत शिमोना में ये रॉकेट हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि 3 अलग अलग वक्त पर रॉकेट दागे गए हैं, जिसको लेकर ये तस्वीर देखिए कि आखिर किस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों पर गलीली किरियत शिमोना में रॉकेट हमले और हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। तो फिलहाल हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर खबर क्या है? खबर यह सामने आ रही है कि किस तरीके से घातक रॉकेट अटैक को अंजाम दिया जा रहा है और इजराइल में 3 इलाकों पर हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर खबर है। 50 से ज्यादा अनगाइडेड रॉकेट से अटैक हुआ है, 30 से ज्यादा फलक कत्यूशा रॉकेट से अटैक, गलीली किबुत्ज किरियत शिमोना में रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया गया है। हालांकि नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी एक खबर आ रही है। आपको बता दें, कार्मेल इलाके में ड्रोन हमलों से दहशत मची है, जहां राफेल मिलिट्री फैक्ट्री को भी अब नष्ट कर दिया गया है, टारगेट किया गया है। आयरन डोम से ड्रोन तबाह करने का किया जा रहा है दावा। और नॉर्थ इजराइल में रेसिंग ड्रोन से हमले को लेकर भी एक खबर आ रही है, जहां यूक्रेन की तरह हमले हिजबुल्लाह कर रहा है और इजराइल पर हमले में एफपीवी रेसिंग ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। हदाब यारीन साइट पर एफपीवी ड्रोन से विस्फोट और अटैक रोकने में नाकाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीर भी आपके सामने, और जानिए किस तरीके से इजराइल पर अब रेसिंग ड्रोन से हमले को लेकर खबर को समझना जरूरी है। हालांकि आयरन डोम से भी ड्रोन तबाह करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन इस बारे में, जहां हिजबुल्लाह अब कर रहा है एफपीवी रेसिंग ड्रोन से लगातार अटैक और नॉर्थ इजराइल के हदाब यारीन में एफपीवी ड्रोन से धमाकों को लेकर खबर आई है। हमला रोकने में नाकाम रहा आईडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यूक्रेन भी रूस में लगातार जिस तरीके से एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल करता आ रहा है, इस वॉर फ्रंट पर भी इसके इस्तेमाल को लेकर खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि तेज रफ्तार फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को रोकना भी बेहद मुश्किल है। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है एफपीवी ड्रोन। बख्शी सर, ये इसका इस्तेमाल आज इस युद्ध क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आखिर किस तरीके से इन इलाकों को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सवाल उस आधार पर भी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि वेस्ट बैंक पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सर हाँ, देखिए, वेस्ट बैंक पर इसलिए हमले एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं कि कई सारे लोग जो है गाजा पट्टी से भागकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जो हॉस्टेजेस हैं वो भी यहाँ लाके छुपाने की कोशिश की गई। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के पास AI का एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत वो फेशियल रिकग्निशन कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो सारे जो हमास की लीडरशिप अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर छुपी हुई थी ताकि इजराइल उनको ढूंढ ना निकाले और ख़त्म ना करे। अब जैसे जैसे लड़ाई का जो है दबाव कम हो रहा है, वो अपनी बिलों से, अपनी टनल से निकल रहे हैं। इजराइल उनको आइडेंटिफाई कर रहा है और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, कभी ग्राउंड स्ट्राइक्स कर रहा है उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब वो थोड़े से उनकी जो अलर्टनेस है, निश्चिंत जो थी वो थोड़ी कम हो गई है। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। कई तो लोग इसको 2 लाख की फिगर तक भी बता रहे हैं। ईरान ने हाल में उनको बहुत सारे और रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह दिए हैं और इनसे उसने जो है हमले करने शुरू कर दिए हैं। एक 300 रॉकेट का हमला उसने किया था हफ्ता पहले, और जिसका इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक से रिटेलिएशन किया और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करी। अब फिर 50 रॉकेट्स और एफपीवी ड्रोन से वो हिट कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन्स अब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। यूक्रेन में पहला उनका ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ, उनकी जो सफलता देखकर। उसके पहले अज़रबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में हुआ था। अब तो हमारे मणिपुर में भी ड्रोन्स चल रहे हैं। राइट सर। और जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी ड्रोन से हथियार और असला भेजा जा रहा है, ड्रग्स भेजी जा रही हैं। ठीक है, ड्रोन्स का इस्तेमाल तो अब यूनिवर्सल हो जाएगा। बहुत सस्ता और मुफीद हथियार है और नुकसान काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल तो बढ़ता ही जाएगा। अब देखिए, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर।
7 अक्टूबर के पहले याद रहे कि इजराइल हमास को इतना खतरा नहीं समझता था, हिजबुल्लाह की तरफ वो कंटिंजेंसी प्लानिंग कर रहा था। अब भी उसने जो अपने सारे टैंक्स वगैरह हैं वो गाजा पट्टी से हटाकर हिजबुल्लाह के बरखिलाफ वहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं। और अगर वो नहीं काबू कर पाया एयर स्ट्राइक से, तो फिर इजराइल के पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा लिमिटेड ग्राउंड इनकर्शन करने के बजाय। अमेरिका इसको रोकना चाहता है। एक और खबर, क्योंकि हिजबुल्लाह को जिस तरीके से इजराइल लगातार टारगेट करता आने की बात कर रहा है, लेबनान को इजराइल की एक बड़ी वार्निंग को लेकर आज खबर आई है। लेबनान पर हमले इजराइल जारी रखेगा और हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी रहेंगी। गाजा सीजफायर के बाद भी हमले जारी रहेंगे। जो बात इस वक्त बख्शी सर भी कह रहे थे कि आखिर किस तरीके से हिजबुल्लाह के इस फ्रंट पर इजराइल लगातार हमलों को अंजाम देता आ रहा है। अब लेबनान के विदेश मंत्री को इजराइल की चेतावनी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि खबर इस बीच गाजा में भी इजरायली सैन्य ठिकानों पर अटैक को लेकर मिल रही है, जहां मकान में छिपे इजरायली सैनिकों को टारगेट किया गया और टनल से निकलकर हमास लड़ाकों की फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इन दोनों फ्रंट्स पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उस बारे में लगातार एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इन्हीं खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों में भी शरण लेते हुए हमास के लड़ाके लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। उसी की एक और वो तस्वीर जहां देखिए गाजा में इजरायली सैन्य ठिकाने पर यह अटैक हुआ और मकान में छिपे इजरायली सैनिकों पर निशाना साधा गया। टनल से निकलकर हमास लड़ाकों ने किस तरीके से फायरिंग को अंजाम दिया, ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें इजरायली काफिले पर घात लगाकर भी हमले को अंजाम दिया गया है और यहां 2 आर्मर्ड व्हीकल्स पर पिन पॉइंट अटैक को लेकर खबर आई है। हमास ने हाइडआउट से आरपीजी दागे हैं। हमास के हमले में तबाह इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को लेकर खबर, जहां हमास ने ग्रेनेड लॉन्चर से हमले को अंजाम दिया है और राफा में इजरायली सेना को भारी नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में फिलहाल इजरायली सेना को भारी नुकसान का दावा, जहां टनल से निकलकर हमास की फायरिंग की ये तस्वीर आपने देखी। हमास ने हाइडआउट से सीधा आरपीजी दागे हैं और हमलों को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें राफा में इजरायली सेना पर हुए अटैक की आपके सामने है, क्योंकि अब राफा में इजरायली सेना को भी भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमास से युद्ध में अब तक मारे गए 1664 इजरायली को लेकर खबर है। हमास से युद्ध में अब तक 706 इजरायली सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। अब तक हमलों में 17,809 लोग घायल हो चुके हैं। हमास ने अब तक 20,000 रॉकेट दागे हैं। तो ये देखिए हमलों को लेकर वो इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जिससे साफ है कि आखिर इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से हमलों को दिया गया है अंजाम। और हमास से युद्ध में अब तक 1664 इजरायली मारे गए हैं। युद्ध में अब तक 706 इजरायली सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। 17,809 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां हमास से युद्ध में इजराइल कैसे दहल गया है और युद्ध के 338 दिनों में 1664 इजरायलियों की मौत, 338 दिनों में 706 इजरायली सैनिकों की मौत, 338 दिनों में 17,809 लोग घायल, 1,43,000 लोग अपने घरों से विस्थापित। इजराइल पर 20,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। यही सवाल बहल सर उन तस्वीरों के आधार पर मैं आपसे कर रही थी, किस एक्सटेंट तक ये जाएगा, कब तक ये चलता रहेगा, इसका दी एंड कैसे हो पाएगा सर? क्योंकि यहां ये साफ हो चुका है कि इजराइल को भी तो इन्होंने अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिडिल ईस्ट के इस हालात में पूरी तरीके से उलझा कर रख दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सुरभि जी आपका, और आपका मैं सोल्यूशन बताता हूं, पर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिएगा। जी। जब से अटैक हुआ हनीहे पे ईरान के अंदर, उसके बाद से ईरान का काउंटर अटैक, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के अंडर और उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए, उनका लेवल ऑफ एस्केलेशन बढ़ाने के लिए डिप्लॉयमेंट पे, तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुका है।
अब इस वजह से ईरान उनके हाथ में प्ले करता, नेतन्याहू के हाथ में, अगर वो काउंटर अटैक करता। और ईरान ने बहुत सोच समझ के अपनी एक्सेस ऑफ फ्रंट को रीएक्टिवेट किया। और इसमें अगर आप देखें तो हुती, हमस और हिजबुल्लाह ये तीनों फुली एक्टिव है। और इसकी वजह से लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक और यमन और साथ साथ में इवन इराक से भी अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और चारों तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इस बैकग्राउंड के अंदर कोई भी लड़ाई का अंत मैम हमेशा राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है। जब तक, अब मणिपुर ही देख लीजिए, कई महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही है। जब तक वहां पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पे कंटिन्यू रहेंगी ये कुकी की और मेते की प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन बहुत जरूरी है इस समय। और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जैसे कि इजराइल की नेशन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं पैलेस्टीन नेशन स्टेट को भी, चाहे वो गाजा के अंदर ही क्यों ना हो, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसकी तरफ स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बात का प्रोफेसर अमिताभ ने भी जिक्र किया था, इस नेतन्याहू की खुद की वो अप्रोच। 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड दीजिएगा। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं राइट विंग पार्टीज ज्यादातर पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वो राइट विंग पार्टीज में सबसे आगे नेतन्याहू और उसके हार्डलाइनर है। इसी वजह से उनको हर जगह बॉयकॉट किया जा रहा है, मैक्सिमम प्रोटेस्ट हो रही है। नेतन्याहू का पॉपुलर सपोर्ट बिल्कुल नहीं है इजराइल के अंदर, लेकिन क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन पे है, वो इग्नाइट कर रहा है, जैसे वर्ड्स आपने पहले यूज किए थे। थैंक यू। राइट सर। और बंधकों की मांग को लेकर भी जिस तरीके से बंधकों का थोड़ी देर पहले भी एक्सपर्ट ने जिक्र किया, एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि तेल अवीव की सड़क पर जन सैलाब नजर आया है और तेल अवीव में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटे हैं। यरूशलेम, हाइफा में भी जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर खबर है। नेतन्याहू सरकार से बंधकों की डील की मांग की जा रही है, बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने की मांग की जा रही है। लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा और कब हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हकीकत यह है कि किस तरीके से अभी अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, जहां नॉर्थ इजराइल तक हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने तेल अवीव में किस तरीके से 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सड़क पर नजर आए हैं और बंधकों की मांग की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ, बंधकों की रिहाई कैसे हो पाएगी मुमकिन? इस बात का जिक्र तो शुरुआत में भी आपने कर दिया था। नेतन्याहू खुद हालात को और ज्यादा इग्नाइट करते जा रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी तो सर यही है ना कि अब नॉर्थ इजराइल तक टारगेट पर आ चुका है, हमलों को अंजाम इजराइल के अंदर तक दिया जा रहा है। देखिए, बंधकों की रिहाई सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये युद्ध विराम होता है कि नहीं, चाहे पार्शियल हो या टोटल हो। लेकिन जिस तरह से ये वॉर बढ़ रहा है, उस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि एक नॉर्मल वे में युद्ध विराम होगा। अभी इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ बंधकों को लेकर नहीं, एक टर्किश अमेरिकन महिला मारी गई है, उसको लेकर भी जेनीन में जो प्रोटेस्ट हुए और अमेरिका में उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट से यहाँ की हालात पे असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी बताऊं, जिस तरह से ये वॉर जा रहा है या एक अनडिटरमिन्ड स्पेस में जा रहा है, वहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि इस समय इजराइल और एग्रेवेट करेगा वो, और जैसा आपने कहा, वो लेबनान में भी अटैक कर सकता है और साउथ लेबनान को कैप्चर कर सकता है। हालांकि इन्होंने पहले ऐसा किया है, 85 से 2000 के बीच इन्होंने कैप्चर करके रखा था, 2006 में भी इन्होंने किया। लेकिन अब का लेबनान वैसा लेबनान नहीं है। जैसा जनरल बख्शी ने भी कहा कि इनके पास जो आर्म स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई है, यानी ये वॉर को सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये एस्केलेशन तभी रुकेगा जब किसी भी तरह से एक युद्ध विराम हो जाए, एक पार्शियल युद्ध विराम, जिसमें इन शर्तों पे बात हो कि चलिए हॉस्टेजेस रिलीज करेंगे, लेकिन कुछ दिन का पॉज हो और उसके बदले इनके जो प्रिजनर्स हैं वो रिलीज किए जाएं। तो ऐसा अभी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो खालिद मशाल इनके इंटरलोक्यूटर हैं कतर में, वो भी, उनको भी पूरा पावर याह्या सिनवार के साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। और वो नॉर्मल कम्युनिकेशन जो फोन से या मोबाइल इंटरनेट से हो सकता है, वो नहीं हो रहा है। तो ये एक जो टाइम लैग है कम्युनिकेशन का, और जितने भी पार्टीज हैं वो इस बात से ज्यादा कंसर्न है कि अगला चुनाव जो अमेरिका में होगा उसमें वो कौन चुन के आएंगे। अगर कमला हैरिस आती हैं तो जाहिर है युद्ध रुक सकता है, युद्ध रुकने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर ट्रंप आए, दिखा रहे हैं सर, क्योंकि खबरें और हालात ये साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल एक तस्वीर देखिए किस तरीके से खान यूनिस में फिलिस्तीनी को गोली मारी गई है और बीच चौराहे पर पैरों में ये गोली मारी गई है। आपको बता दें, चोरी के आरोप में ये क्रूर सजा दी गई। हमास लड़ाके पर गोली मारने का आरोप है। ये देखिए तस्वीर।
ये तस्वीरें आपको परेशान भी कर सकती हैं। ये वो हकीकत है जहां देखिए किस तरीके से खान यूनिस में फिलिस्तीनी को गोली मारी गई और चोरी के आरोप में ये क्रूर सजा दी गई है। लेकिन अब टनल नेटवर्क से आगे की जंग लड़ेगा हमास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर अंडरग्राउंड अटैक हमास करेगा और हमास की जब्त हैंडबुक में टनल बैटल ग्राउंड पर खुलासा हुआ है। हालांकि गाजा में 400 मील से ज्यादा के टनल नेटवर्क को लेकर लगातार TV9 आपको जानकारी तो देता ही है, लेकिन अब लेटेस्ट खबर है क्या, किस तरीके से हमले को लेकर अंजाम दिया जा सकता है, इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर बड़ी इंफॉर्मेशन और बड़ा खुलासा अब आपके सामने होगा और उसी आधार पर करेंगे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि यहां खबर सामने आई है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़े दावे के तहत। और जानिए किस तरीके से अब अंडरग्राउंड जंग हमास लड़ने वाला है, क्योंकि खबर यह है कि गाजा में आगे टनल नेटवर्क से जंग लड़ सकता है हमास। ये इंपॉर्टेंट खबर है। हालांकि इजराइल पर अंडरग्राउंड अटैक करने की तैयारी में जिस तरीके से हमास जुटा हुआ है, इजराइल भी हमेशा हमास के खात्मे को लेकर बड़े दावे करता है और यही वजह है कि उसके पूरे टनल नेटवर्क को तबाह करने के लिए जगह जगह हमलों को दिया गया है अंजाम। लेकिन अभी फिलहाल गाजा में आगे टनल नेटवर्क से जंग हमास लड़ सकता है और इजराइल पर अंडरग्राउंड अटैक करने की तैयारी में हमास है। गाजा में करीब 650 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क है और हमास के टनल नेटवर्क में नेविगेशन, GPS और ट्रैकर्स और संचार नेटवर्क, जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको लेकर भी खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी टनल नेटवर्क में लड़ाकों की ट्रेनिंग और हमले के पूरे सिस्टम के बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमास की जब्त हैंडबुक मूविंग इन द डार्क में टनल बैटल स्ट्रैटेजी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां जंग में करीब 1500 सुरंग तबाह और अभी सैकड़ों सुरंगें मौजूद भी है। यही वजह है कि आज के इस हालात में हमास अंडरग्राउंड रहते हुए भी बड़े हमलों को अंजाम देता आ रहा है। अब गाजा से भागना चाहता है याना सिनवार। एक और बड़ी खबर इस बीच जानिए, इजिप्ट के रास्ते ईरान भागना चाहता है सिनवार। बंदकोर हमास नेताओं को भी ईरान ले जाने का प्लान। हालांकि हमास कमांडर से IDF की पूछताछ में इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से इजरायली मीडिया की तरफ से किए जा रहे दावे को जानिए कि कैसे ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास कमांडर से IDF की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा। बख्शी सर समझाइए, बंदकोर हमास नेताओं को भी ईरान ले जाने की तैयारी की बात कही जा रही है यहां पर। नहीं, बेशक देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इजराइल को जहां मौका या खबर या भनक लग रही है कि हमास की हरकत है, वहां पे वो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, ग्राउंड स्ट्राइक्स कर रहा है, गाजा के अंदर, बाकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के क्षेत्र में। और प्रॉब्लम ये है कि जो टनल नेटवर्क है वो जिंदा रख रहा है अभी तक हमास को, और क्वाइट ऑब्वियसली अब उसका अगला मूव ये होगा कि वहाँ से वो इज़राइल छोड़कर वो अपना गाजा से वो ईरान की तरफ भागे, वहाँ पे शेल्टर ले, जैसे कि हानिए गया था जो वहाँ भी मारा गया। लेकिन वो सोच रहा है कि इस वक्त सबसे सुरक्षित स्थान उसके लिए ईरान है। बड़ी देर बात चलती रही थी इजराइल में कि ये जो टनल नेटवर्क है इसको फ्लड कर दिया जाए, इसमें सी वाटर या सीवेज वाटर डाल के इसको, इन सब को जो वहीं मार डाला जाए, वहीं पे डुबो के मारा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खबर ये थी कि जो हॉस्टेजेस भी टनल में छुपा के रखे, तो अपने हॉस्टेजेस को जिंदा रखने के लिए इजराइल ये कर नहीं पाया। और अभी भी हॉस्टेज कुछ फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक इंडिकेशंस ये हैं कि उनको गाजा स्ट्रिप से निकाल कर वो पैलेस्टीन की अथॉरिटी के इलाके की तरफ ले जा रहा है, और अब तो जो आप रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक ईरान ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी सर, एक और खबर आ रही है जहां इराक से इजराइल पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर है, और नोरा इलाके में ड्रोन से किस तरीके से हमले को दिया गया अंजाम। एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इस धमाके के बाद बड़े इलाके में आग लग चुकी है और 4 विमानों की मदद से आग पर काबू पाने की कैसे कोशिश की गई उसकी तस्वीर देखिए। तो ये नोरा इलाके में ड्रोन से अटैक की तस्वीर आपके सामने, और उसके बाद 4 विमानों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। طلع يخفى आज की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि लेबनान से सीरिया तक कब्जा चाहता है इजराइल, और इजराइल की नजर अब तिग्रीस से यूफ्रेट्स तक। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बड़ी वार्निंग है ये।
इस्लामी देशों के गठबंधन से इजराइल रुकेगा, इजरायली विस्तारवाद का खतरा बढ़ रहा है। एर्दोआन की तरफ से और क्या क्या कहा गया, इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। उससे पहले जानिए इजराइल के खिलाफ गठबंधन को लेकर आखिर ये खबर है क्या। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ये बड़ी वार्निंग है क्या, जहां उनकी तरफ से खतरे की बात कही जा रही है और इजरायली विस्तारवाद का खतरा बड़ा है। इस्लामी देशों के ये गठबंधन से, इस्लामी देशों के गठबंधन से इजराइल रुकेगा, ये बात कही गई है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले जानिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस्लामी देशों को क्या वार्निंग दी है। गाजा के बाद लेबनान से सीरिया तक कब्जा चाहता है इजराइल। इजराइल की विस्तारवाद नीति से इस्लामी देशों को खतरा है और इजराइल को रोकने के लिए इस्लामी देशों का गठबंधन एकमात्र विकल्प। आने वाले खतरे के लिए इस्लामी देशों का गठबंधन जरूरी, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। हालांकि एक क्विक रिस्पांस प्रोफेसर अमिताभ आपसे चाहूंगी, क्योंकि क्या समझा जाए इस बात को, इजराइल को रोकने के लिए क्या वाकई इस्लामी देशों का गठबंधन ही एकमात्र विकल्प बचा है? देखिए, इसमें इजराइल से ज्यादा या इस्लामिक गठबंधन से ज्यादा ये तुर्की की राजनीति को दिखाता है। तुर्की के जो लीडर हैं एर्दोआन, वो अपने आप को एक न्यू ओटोमनिज्म कहते हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यानी वो ओटोमन एम्पायर जो था वो उसको वापस लाना चाह रहे हैं। तो ये उनकी पेशकश है। हालांकि तुर्की बहुत कम इस्लामिक राज्यों की बात करता है, लेकिन अब वो बात करने लगा है, तो जाहिर है उनकी भी मंशा ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बाकी वेस्ट एशिया के साथ देशों के साथ मिलकर इजराइल पे दबाव डाला जाए। ये संभव नहीं, और इतिहास इसका गवाह है। 48 में, 67 में, 73 में, ये जितने इस्लामिक राष्ट्र थे या इनके पड़ोसी थे, सबको डिफीट किया इजराइल ने। अगर वो गठबंधन बनाते हैं, और वो गठबंधन पहले से भी है, तुर्की उसका पार्ट होना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पहले भी ये कह चुका है कि वो ये ऐसा देखना चाहते हैं कि जो फिलिस्तीन की जो समस्या है वो 2 स्टेट सोल्यूशन में टर्मिनेट करे। लेकिन जो स्थिति बन रही है वहां की, उसमें कुछ भी कर ले, जब तक इजराइल खुद डिसाइड नहीं करता कि वो ये युद्ध रोकना चाहता है या अमेरिका उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाले, तभी इसका कोई असर पड़ेगा। चलिए सर, इसी युद्ध के हालात के बीच में आज हमने अभी तक हिजबुल्लाह और हमास की बात की है। बहल सर, सवाल आगे आपसे करूंगी, क्योंकि यहाँ अब यमन में अमेरिका के बड़े एयर अटैक को लेकर बात है, तो अब बात आगे होगी कि किस तरीके से ब्रिटिश सेना के साथ यमन में बॉम्ब बरसाए गए हैं और हुथी के लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है। तो हिजबुल्लाह की बात कर चुके हैं, हमास किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, ये खबर आप जान चुके हैं। लेकिन अब बात हुथी की, क्योंकि यहाँ हुथी के लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। सेंट्रल यमन के इब इलाके में बमबारी को लेकर खबर है और एक साथ 3 कमांड सेंटर्स पर अमेरिकी अटैक हुआ है। और यमन में एक और अमेरिकी ड्रोन तबाह किया गया है। हुथी ने मार गिराया है MQ-9 रीपर ड्रोन। एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और हुथी के प्रवक्ता याना सारी ने इसको लेकर ऐलान किया है। मारीब इलाके में 8वां MQ-9 ड्रोन तबाह। सवाल हुथी वर्सेस अमेरिका को लेकर होगा। समंदर में जंग के बारे में इंफॉर्मेशन, हुथी का बदला अमेरिकी। यहां देखिए किस तरीके से हुथी ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को तबाह कर दिया है और एडवांस MQ-9 ड्रोन को मारिब इलाके में मार गिराया है। अब तक 8 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को तबाह करने का दावा हुथी कर रहा है। वहीं अमेरिका के बदले को लेकर भी खबर को जानिए, क्योंकि यहां यमन में हुथी के ठिकानों पर अटैक और ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं और एक साथ 3 कमांड सेंटर्स पर अमेरिकी अटैक हुए। ओवर टू यू बहल सर। 2 चीजें मैं आंसर करना चाहूंगा वेरी क्विकली। जो पहला क्वेश्चन आपने टर्की का पूछा था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्की नाटो कंट्री है। अगर नाटो कंट्री अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है तो कहीं ना कहीं नाटो में वीकनिंग आ रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, अहम बात है जो अभी तक मिस आउट हो रही है। और दूसरी चीज आती है कि टर्की के रिलेशन जो पहले बहुत खराब थे काफी गल्फ कंट्रीज के साथ, इजिप्ट के साथ भी, तो अभी इजिप्ट का प्रेसिडेंट वहां पे गए हुए हैं। और दूसरा, सऊदी अरेबिया ने क्लियरली अपना स्टैंड कर दिया है कि इजराइल को ये लड़ाई रोकनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जितने मुस्लिम देश हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ बोल रहे हैं कि इजराइल की जो ये विस्तारवादी नीति है, वॉर को बढ़ाने की, विस्तारवादी सिर्फ वॉर बढ़ाने के लिए, उस पर रोक लगाई जाए और इनोसेंट लोगों को मारने से बचाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सही भी नजर आ रही है लोगों के मन में भी, इसलिए इसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी और बड़ी अहम चीज जो आपने कही, अभी जो यमन से अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे कोलिशन है जिसमें यूके और यूएस भी हैं फोर्सेस, और उनके शिप्स भी वहीं डिप्लॉयड है, तो वो काफी महीनों से अटैक कर रहे हैं
यमन के अंदर उन एरियाज पे जहां से ये ड्रोन्स या ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइल्स जो लॉन्च होती है वहां से, उन एरियाज को वो टारगेट कर रहे हैं ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि वो जनरल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और वेपन इक्विपमेंट डिपोज और ड्रोन्स के जो लॉन्च एरियाज हैं उनको अटैक कर रहे हैं। तो ये सब दिखा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो नहीं रहा, क्योंकि अटैक्स रुक नहीं रहे। और वो अटैक्स क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि अटैक्स रोकने के लिए उनको बहुत जरूरी चाहिए कि अटैक्स तो कहीं से भी हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा एरिया वो नहीं कवर कर सकते। इस वजह से जो पूरा फ्रंट है, कहीं से भी उन शिपिंग लाइंस पे अटैक किया जाता है जो या यूरोपियन या इजरायली है या जो दूसरे देशों की। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट से आ रही आज की बड़ी खबरों को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि अब रूस चीन से, हालांकि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से बदलेगा इस बारे में एक्सपर्ट से करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले जानिए रूस चीन से यूरोप में डर, इस बारे में खबर दिखाऊं उससे पहले यूक्रेन में ईरानी मिसाइल से कभी भी हमले को लेकर भी एक खबर है। रूस पहुंची ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की खेप और फतेह 360 और जुल्फिकार मिसाइल की बड़ी खेप को लेकर खबर जानिए। ईरान ने रूस को दी है 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रिटिश आउटलेट द टाइम्स का बड़ा दावा आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी इस वॉर फ्रंट को जानते हुए कि आखिर किस तरीके से अब यहां पर बने हुए हालात और कैसे अब रिपोर्ट्स के आधार पर इस वॉर फ्रंट पर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट से इस बारे में करूं चर्चा, उससे पहले जानिए ईरानी मिसाइल से यूक्रेन पर हमले को लेकर खबर है क्या, क्योंकि रूस पहुंची ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी खेप और कैस्पियन सागर में रूसी पोर्ट पहुंची बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर खबर है। ईरान ने रूस को 200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं और फतेह 360 और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों की ये बड़ी खेप जो 120 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह 360 मिसाइल 700 तक विनाश कर सकती है जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, और F-16 फाइटर बेस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है जुल्फिकार मिसाइल। रिपोर्ट्स में इसको लेकर जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले रूस को मिसाइल देने से ईरान पर भड़का यूक्रेन और ईरान को विनाशकारी नतीजों की चेतावनी दे दी है। हालांकि मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो विध्वंसक पलटवार। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। तो मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद पलटवार को लेकर दी जा रही ये चेतावनी है क्या? क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वार्निंग दे दी है मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि अब इस वॉर फ्रंट में रूस को मिसाइल देने से ईरान पर भी यूक्रेन भड़क रहा है। और ये वार्निंग आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन आपके सामने ईरान को यूक्रेन की विनाशक चेतावनी के बारे में। रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने से ईरान पर यूक्रेन भड़क रहा है और यूक्रेन से ईरान को विनाशकारी नतीजे भुगतने की ये चेतावनी है। 2 साल से रूस की मदद कर रहा है ईरान। शाहिद कामकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से अटैक हुए हैं, रूस ईरान संबंध पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। ये बात यूक्रेन बार बार दोहराता आया है, लेकिन यूक्रेन के फॉरवर्ड पोजीशंस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की आशंका को लेकर खबर समझनी जरूरी है, क्योंकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय इसको लेकर जो दावे कर रहा है उसके मुताबिक खतरा और ज्यादा यूक्रेन के लिए बख्शीसर बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पहले ड्रोन के इस्तेमाल की हमने बात की थी, लेकिन अब रूस ईरान संबंध जिस तरीके से पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, यूक्रेन एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहा है कि किस तरीके से अब बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की आशंका भी बढ़ती जा रही है। नहीं, बेशक देखिए अभी तक जो है रूस ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है शाहिद ड्रोन्स का। जी। रूस ने 2023 में शाहिद ड्रोन्स अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए थे और कोई 23,000 से ज़्यादा शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल सन 2023 में किया गया था। पिछले साल खासकर वो जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव्स को रोकने के लिए, तबाह करने के लिए। अब खबर ये आ रही है कि रूस जो है वो ताबड़तोड़ अपने इस्कंदर मिसाइल्स, कालेबीर क्रूज मिसाइल से ईरान के यूक्रेन के शहरों पर, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसके पास क्वाइट ऑब्वियसली जिस रेट पे वो फायर कर रहे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स, उसकी भी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हालांकि बहुत ट्रिमेंडस है, उनमें भी थोड़ा अब स्ट्रेन पड़ रहा है। तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि अगर रूस वाकई ईरान से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया से
टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स लेकर अपने हमले की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बीच एक और खबर है सर, बख्शी साहब, एक और खबर है, क्योंकि अब यूक्रेन के MiG-29 फाइटर से जबरदस्त अटैक को लेकर खबर आई है, जहां सटीक हमलों में शाहिद 136 ड्रोन को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तो इस वॉर फ्रंट पर ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर तो एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन R-73 एयर टू एयर मिसाइल से हमले को लेकर एक खबर आई है। सटीक हमलों में शायद 136 ड्रोन को तबाह किया गया है। रात के वक्त यूक्रेनी एयरफोर्स का यह ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, यह खबर है। और कुर्स्क के पास भी रूस के भीषण हमले को लेकर खबर मिल रही है, जहां यूक्रेनी सेना पर ग्राड MLRS से हमला हुआ है और यूक्रेनी आर्टलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में विनाशक धमाकों को लेकर आ रही तस्वीरें और खबर, जानिए कि किस तरीके से अब फिलहाल यूक्रेनी आर्टलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट किया गया है और यूक्रेनी सेना पर यह ग्राड MLRS से हमले को लेकर खबर है। हालांकि कुर्स्क के पास रूस का यह भीषण हमला हुआ कैसे, देखिए तस्वीर। और कुर्स्क में ही रूस के बड़े ड्रोन हमले को लेकर खबर, जहां यूक्रेनी सेना पर कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक और हमले में तबाह यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल्स। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर सीधे टारगेट हिट किए गए हैं और ये तस्वीर है यूक्रेनी सेना पर कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक को लेकर। हालांकि किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, कैमिकाज़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और किस तरीके से रूस इन्हीं ड्रोन्स के बलबूते इजीली कुछ यूक्रेन के बड़े हिस्सों को टारगेट कर तबाह करने का दावा कर चुका है। अब ये कुर्स्क में रूस के बड़े ड्रोन हमले को लेकर तस्वीर आपके सामने, जहां हमले में यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल भी कर दिया गया तबाह। और एक तस्वीर जहां सरेंडर के वक्त भागा यूक्रेनी सैनिक, मशीन गन छीन कर भागने की कोशिश हुई है। डोनेट्स्क में रूसी सैनिक से छीनी गई मशीन गन और भाग रहे यूक्रेनी सैनिक को गोली मार दी गई। ये देखिए तस्वीर, 2 रूसी सैनिकों ने काबू किया। और रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी को लेकर भी आज खबर है, जहां रूसी बॉर्डर के पास जर्मन यूरोफाइटर और फिनलैंड में पहली बार जर्मन यूरोफाइटर की तैनाती को समझना जरूरी है। हालांकि फिनलैंड के होसियो हाईवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रिल की ये तस्वीरें आई हैं सामने। रूसी बॉर्डर से 180 किलोमीटर दूर गरजे नेटो फाइटर। नेटो की ये जंगी तैयारी, बड़ा सवाल। आप सभी मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।